नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज हम लोग भाषा के विकास और हिंदी वर्णमाला संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। लोग, भाषा के विकास क्रम में सबसे अंत में कौन आता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है: सुनना, लिखना, पढ़ना और बोलना। आप लोगों को बताना है कि भाषा का विकास के क्रम में जो है सबसे अंत में कौन आता है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, लिखना। भाषा के विकास में जो है सबसे पहले सुनना आता है, सुनना, इसके बाद बोलना, फिर पढ़ना और अंत में जो है लिखना आता है। तो इस प्रकार जो है किसी भाषा का विकास होता है। सबसे पहले सुनना, आदमी भाषा को सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और अंत में जो है लिखता है। यही प्रश्न अगर विशेष बन गया है कि मैडम मॉन्टेसरी के अनुसार जो है विकास क्रम में सबसे अंत में कौन आएगा, तो उनके अनुसार जो है सुनना, बोलना के बाद जो है लिखना आता है और अंत में जो है वह पढ़ना आता है। अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछे, मैडम मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा का विकास में जो है सबसे अंत में कौन आता है, तो उनके अनुसार जो है इसका जो स्वरूप होता है सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर लिखना और अंत में जो है पढ़ना आता है। अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछे कि भाषा के विकास क्रम में सबसे अंत में कौन आता है, तो इसका जो विकास क्रम होगा वह सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होता है। तो इस प्रकार जो है इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह ऑप्शन भी, लिखना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। क्रिकेट के मैदान में अंपायर किस भाषा का प्रयोग करता है, वो आपको बताना है। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, सांकेतिक भाषा। क्रिकेट के मैदान में अंपायर जो है वह संकेत के रूप में जो है संकेत भाषा का प्रयोग करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अंपायर कभी बोलते नहीं, वो सभी अपने संकेत से प्रदर्शित करते हैं। अगर विकेट गिरता है तो उंगली आसमान में खड़े कर देते हैं, वाइट है, नो बॉल है, ये सभी जो है संकेत के माध्यम से क्रिकेट के मैदान में अंपायर इसका प्रयोग करते हैं। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। भाषा जो है 3 प्रकार की होती है: मौखिक भाषा होती है, लिखित भाषा होती है, सांकेतिक भाषा होती है। मौखिक भाषा जैसे आप लोगों ने साक्षात्कार देखा हो, इंटरव्यू, नेता जो भाषण देते हैं, ये सभी जो है ये मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से जो लिखित भाषा होती है, लिखित भाषा के अंतर्गत समाचार पत्र होते हैं, पुस्तकें होती हैं, पत्र पत्रिकाएं जो होती हैं, यह लिखित भाषा के अंतर्गत आती हैं। और वहीं बात करते हैं सांकेतिक भाषा के, तो जैसे अंपायर होते हैं या यातायात कर्मचारी जो होता है वह संकेत के माध्यम से जो है यातायात के नियम जो है उसके पालन करवाता है। तो इस प्रकार जो है भाषा 3 प्रकार की होती है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और जो है सांकेतिक भाषा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। सही विकास क्रम का चयन कीजिए। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। आदिजन्य भाषा जो है वह संस्कृत को कही जाती है, क्योंकि सभी भाषाओं की जो जननी है वह संस्कृत है। तो सबसे पहले हम लोग 2 ऑप्शन देख रहे हैं, तो संस्कृत सबसे पहले है, तो इन्हीं 2 में से एक सही है। इसके बाद संस्कृत के बाद जो है पाली आती है, फिर प्राकृत आती है और इसके बाद जो है हिंदी आती है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही होता है। सर्वप्रथम संस्कृत आती है, इसके बाद संस्कृत भाषा आती है, फिर इसके बाद पाली। और पाली भाषा जब उद्गम हुआ था उस समय भारत में बौद्ध धर्म का बाहुल्य था और जितने भी बौद्ध धर्म के साहित्य लिखे गए, जिसे त्रिपिटक कहा जाता है, त्रिपिटक, यह सभी जो है पाली भाषा में लिखा गया है।
इसके पश्चात प्राकृत भाषा आती है। प्राकृत भाषा उस समय जो है जैन धर्म का बाहुल्य था और जैन धर्म के सभी जो साहित्य लिखे गए हैं जिसे आगम कहा जाता है, यह सभी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। इसके बाद आती है अपभ्रंश, और अपभ्रंश का जो है एक रूप सौरसेनी होता है और उसी सौरसेनी के बाद जो है हिंदी का जन्म होता है। तो यहाँ पे अपभ्रंश के बारे में नहीं दिया गया है, तो प्रश्न जिस भाषा में पूछा गया उसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन सी, सर्वप्रथम संस्कृत आती है, फिर पाली आती है, फिर प्राकृत और अंत में जो है हिंदी भाषा आती है। यही भाषा के विकास का क्रम है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग, संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा संबंधित है? चौथी, 8वीं, 5वीं या 10वीं? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 8वीं। संविधान की 8वीं अनुसूची जो है यह भाषा संबंधित है और इसमें जो है कुल 22 भाषाओं को जो है सम्मिलित किया गया है और वर्तमान में जो है संविधान में कुल 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन है वो आपको बताना है। वर्ण, शब्द, ध्वनि या वाक्य? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो होती है वह ध्वनि होती है। सबसे पहले ध्वनि और वर्ण में बहुत लोगों को अंतर पता नहीं होगा, सबसे पहले वह लोग जान ले। भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई होती है वह ध्वनि होती है और वर्ण जो होता है वह भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई के लिए लिखित रूप जो होता है वह वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई के लिए लिखित रूप को जो है वह वर्ण कहा जाता है। यह ध्वनि और वर्ण में अंतर होता है। अगर प्रश्न आपका पूछे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तब आपका जो उत्तर होना चाहिए वह आपका वर्ण हो जाएगा। अगर यह मौखिक पूछ रहा है तो मौखिक का जो उत्तर होगा वह ध्वनि होगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और प्रश्न जो आपके परीक्षा में दोनों प्रकार से पूछ जाते हैं, तो एक का उत्तर जो है मौखिक का उत्तर आपका ध्वनि होगा और लिखित का जो उत्तर होगा वह वर्ण होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन होती है आपको बताना है। वर्ण, शब्द, ध्वनि या वाक्य? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, शब्द। अर्थ के आधार पर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह ध्वनि होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं वर्ण और ध्वनि का जो है कोई अर्थ नहीं होता है। सबसे छोटी अर्थ के आधार पर जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई वह शब्द होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, स्वरों की संख्या कितनी है? 9, 11, 13 या 15? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, 11। स्वरों की जो संख्या होती है कुल वह 11 होती है। आइए हम लोग कौन कौन स्वर होते हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल 11 स्वर होते हैं। आ, ई, उ, री, ए, आए, औ। यह जो है कुल 11 स्वर हैं। इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर अगर आपसे पूछा जाए तो यह 4 होते हैं। आ, ई, उ और री जो है ये ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर के बारे में पूछा जाए तो इनकी जो कुल संख्या है वह 7 होती है। आ, ई, उ, ए, आए, ओ और औ। तो यह जो है कुल 7 हैं। तो इस प्रकार जो है स्वरों की जो कुल संख्या होती है वह 11 होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, संयुक्त स्वर कितने होते हैं? आपको बताना है 3, 4, 5 या 6। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, 4। संयुक्त स्वरों की जो संख्या होती है वह 4 होती है। और वह कौन कौन होते हैं वह आप लोग जान लीजिए। संयुक्त स्वर जो है ए, आय, ओ और औ, ये सभी जो है संयुक्त स्वर होते हैं 4। संयुक्त स्वर ए, आय, ओ और औ होते हैं, ये संयुक्त स्वर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है? 2, 4, 3 या 5? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, 2। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की जो संख्या होती है वह 2 होती है। एक अंग होता है और दूसरा जो आ होता है।
इसे जो है हम लोग विसर्ग कहते हैं, विसर्ग। और यह जो है आपका अनुस्वार होता है, अनुस्वार होता है। और इन वर्णों का जो प्रयोग होता है, अयोगवाह वर्णों का जो प्रयोग होता है वह सिर्फ स्वरों के साथ होता है। अयोगवाह वर्णों का प्रयोग जो है यह सिर्फ स्वरों के साथ होता है। और यह जो है दो होते हैं, अंग और अ। इसे जो है विसर्ग कहा जाता है और इसे जो है अनुस्वार कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। हिंदी वर्णमाला में उच्छिप्त वर्णों की संख्या कितनी है? 2, 4, 3 या 5? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए 2। हिंदी वर्णमाला में उच्छिप्त स्वर 2 होते हैं, उच्छिप्त वर्ण 2 होते हैं, जो ड़ और ढ होता है। यह दोनों उच्छिप्त वर्ण होते हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। हिंदी वर्णमाला में उच्छिप्त वर्णों की जो संख्या है वह 2 है, अड़ और ढ। आए थे अगला प्रश्न लोग। हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है? 2, 4, 3 या 5? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 4। हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ वर्ण 4 होते हैं और यह जो वर्ण होते हैं वह य, र, ल और व होते हैं। यह 4 वर्ण अंतःस्थ वर्णों के अंतर्गत गिने जाते हैं, य, र, ल और व। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है कुल? 22, 35, 33 या 45? तो इसकी जो संख्या है वह ऑप्शन सी 33 है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है वह 33 है और स्वरों की जो संख्या होती है वह 11 पहले प्रश्न कराया जा चुका है। आइए हम लोग उनकी संख्या किस प्रकार से गिनी जाती है और होते कौन कौन से उसको हम लोग देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या होती है वह 33 होती है। यहाँ पे 5 वर्ग है, यह आपके वर्गीय व्यंजन है। इसमें टोटल 25 वर्ण आते हैं। इसी प्रकार अंतःस्थ की जो संख्या है वह 4 है और उसमें जो है यह 4 है। टोटल 25, 4, 29 और 4, 33 यह वर्ण जो है यही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5 और इसी प्रकार जो है सभी 5 वर्गों में 5 वर्ण आते हैं। अंतःस्थ के अंतर्गत य, र, ल, व आता है और उसमें जो है यह 4 वर्ण आते हैं, तीनों सा और हा। तो इस प्रकार जो है 33 वर्ण जो है व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और आपकी परीक्षा में नासिक के वर्णों की संख्या पूछ जाती है तो हर वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है वह नासिक के वर्ण कहलाता है। इसमें जो है यह 5 जो वर्ण है यह आपके नासिक के वर्ण है। ङ, इया, ड़, अड़ा, न और मा, यह जो 5 अक्षर हैं यह नासिक के वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार जो है व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है, जिसमें 25 5 वर्ग को मिलाकर 4 अंतःस्थ के अंतर्गत और ऊष्म के अंतर्गत 4 आते हैं। तो टोटल जो है 33 वर्ण जो है वह व्यंजन हैं। आए थे अगला प्रश्न लोग। हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वरों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए 2। हिंदी वर्णमाला में 2 अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं और यह वर्ण जो है या और वा है। या और वा जो है यह अर्धस्वरों के अंतर्गत आते हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। इसकी जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर करूंगा, आप लोग इसके लेकर इसका रिवीजन कर लीजिएगा। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कामता प्रसाद गुरु, महाकवि भूषण? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी कामता प्रसाद गुरु को जो है हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ था और यह जो है बाल सखा और सरस्वती नामक पत्रिकाओं का संचालन भी किए थे। सरस्वती और बाल सखा पत्रिकाओं का संचालन भी किए थे और महावीर प्रसाद द्विवेदी भी जो है सरस्वती पत्रिका का संचालन किए थे। आइए अगला प्रश्न हम लोग। हिंदी वर्णमाला में नासिक के वर्णों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4 या 5? इससे पहले प्रश्न में हमने बताया है कि नासिक के वर्णों की जो संख्या होती है वह 5 होती है। हर वर्ग का जो है पंचमाक्षर
नासिक के होता है। और टोटल जो है 5 वर्ग हैं और पाँचों में जो है अंतिम अक्षर जो 5 हैं वही नासिक के वर्ण हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी है। आए थे अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित में कौन पार्श्विक वर्ण है? 4 ऑप्शन दिया गया है, हा, या, रा, ला। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी ला। पार्श्विक वर्ण ला होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ तालुका को छुए किंतु बगल से वायु निकलती है उसे पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। तो यह जो है ला के अंतर्गत यह क्रिया होती है। जीभ तालु को छूती है परंतु जो है वायु बगल से निकल जाती है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित में कौन प्रकंपित वर्ण है? हा, या, रा, या, ला। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी रा। प्रकंपित वर्ण के अंतर्गत जो है रा आता है। इसकी जो परिभाषा दी जाती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा को कंपन करना पड़ता है वह प्रकंपित वर्ण होते हैं और इसके अंतर्गत जो है रा आता है। रा के उच्चारण में जो है जिह्वा को कंपन करना पड़ता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित में कौन अघोष वर्ण है? यहाँ पे आपको पहचानना है। यहाँ पे 4 वर्ण दिया गया है, इनमें आपको पहचानना है कौन अघोष वर्ण है। या, सा, रा, या, ला। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी सा। सा जो है एक अघोष वर्ण है और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है यह अघोष होता है और साथ में जो है तीनों सा जो है यह अघोष के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो है यह जो सा है यह अघोष के अंतर्गत है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित में कौन सघोष वर्ण है? वो आपको पहचानना है। प, क, स या ज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो शब्द होता है वर्ण होता है वह जो है सघोष वर्ण होता है। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे जो वर्ण ज है यह तीसरा वर्ण है। च, छ, ज। तो यह जो है सघोष वर्ण है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और साथ में जो है सघोष के अंतर्गत य, र, ल, व, हा और जितने और सभी स्वर जो होते हैं सभी स्वर यह सघोष वर्ण होते हैं। अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है ये सभी सघोष वर्ण होते हैं और साथ में जो है सभी स्वर भी सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इसकी जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर करूंगा, आप लोग उसे लेकर इसका रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।